जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे एफएससी पार्ट 2 का। और इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत अहम चैप्टर है। और ये आप इसको इस्तेमाल भी करते आए हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन डिफरेंशिएशन आप काफ़ी देर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन कह लें कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे इन डेप्थ पढ़ा जाए। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक तो आपके सामने ये थ्योरी है चैप्टर की, और उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके लिए निकाल के रखी हैं। और ये इसलिए कि ये कंसेप्ट इसका बिल्ड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके कंसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। वही बात मैथ गुरुज और मैथ लवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और रही बात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इवन के उनके लिए भी ये बड़ा अहम है। मैथ गुरुज एंड मैथ लवर्स, और फिर थे सैम्स स्टे अवे मैथ। तो इनके लिए भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी अहम है। तो ज़रा तफसील से मैं थोड़ी सी इसको पढ़ाऊँगा, और ये आपने अच्छी तरह समझना है। जहाँ तक इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का ताल्लुक है, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने लिमिट पीछे अच्छी तरह पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, और फर्स्ट ईयर का मैथ अच्छी तरह आता है, तो ये क्वेश्चंस इंतहाई आसान है। लेकिन कंसेप्ट जो है वो लोगों को पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि यानी कि डिफरेंशिएशन है क्या, ये कर क्या रहे हैं, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ज़रा तफसील से आपको पढ़ाया जाए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कैलकुलस क्या है, जो कि इधर मैंने ये डेफिनेशन इसकी लिख दी है। ये आप डेफिनेशन इसकी देख लें। कैलकुलस मैथ की ब्रांच है, ठीक है जी। और ये ऐसी मैथ की ब्रांच है, इज ए मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। ये आपने बस इसको पल्ले बांध लेना है, कंटिन्यूस चेंज को, इन दो वर्ड्स को। कंटिन्यूस चेंज, ये है आपका कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि कंटिन्यूस चेंज को स्टडी करती है। अब आगे चल के इसकी मजीद दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आप इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस आप चल के थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने विकीपीडिया से कॉपी करके यहाँ लेकर आया हूँ मैं। ठीक है जी। कैलकुलस यानी कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि कंटिन्यूस चेंज को स्टडी करती है। बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। जैसे अलजेब्रा एक ब्रांच है, ज्योमेट्री एक ब्रांच है। ठीक है जी। ज्योमेट्री शेप्स को डिस्कस करती है, अलजेब्रा जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जनरलाइजेशन है। तो कैलकुलस जो है वो कंटिन्यूस चेंज को करती है। आपने पीछे देखा होगा कि जितने भी वो क्वेश्चन थे जिसमें ये एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एक्स की वैल्यू वही जो थी प्लस माइनस, इसमें इस केस में -1 आएगी। तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, यही रहेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है। और फिर ज्योमेट्री में भी आपने cos थीटा, और अगर मैं ज़ीरो कहूँ और थीटा की वैल्यू मैं आपको बताऊँ, तो इवन दो कि ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे, लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ इतना, तो इसके एक या दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है। ये साइन साइन का हो गया ड्रा, ये होगा cos का। तो ये एक तो ज़ीरो पर आ जाएगा, और एक पाई/2 पर नहीं, पाई/2 और 3 पाई/2। लेकिन जो भी है ये कांस्टेंट ही है ना, ये वैल्यू सेम ही रहेगी ना, ये भी वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यू चेंज होती जाए, फर्ज करें स्पीड को हम डिस्कस कर रहे हैं, या फर्ज करें एक बर्तन है, उसमें ये ऊपर टैप खुला हुआ है, टैप के जरिए पानी इधर आ रहा है। ठीक है। नीचे यहाँ पानी ड्रा हो रहा है, ये फिल हो रहा है, अब इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। अब मैं पूछूं जी कि टाइम, और कितने टाइम में ये भरा बर्तन। ठीक है।
और उसका टाइम का और ये कोई फंक्शन था, ठीक है, कोई रिलेशनशिप था टाइम का और हाइट का। तो इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये हाइट चेंज होती जा रही है, यहाँ 0 से लेके ये h कह लें या इसे फर्ज करें लेंथ l कह लें, इसकी हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक गया और जब तक भरा नहीं, हमने टैब बंद नहीं किया, ये बढ़ता जा रहा है। अब देखें मुसलसल चेंज हो रही है इसकी हाइट, पूरे क्वेश्चन में इसकी हाइट चेंज हो रही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जी कि इसकी हाइट है, इसका वॉल्यूम मैं आपको बता दूं, वेट बता दूं, सब कुछ बता दूं, मैं हाइट पूछूं क्या है, तो वाटर की, आप इसकी हाइट फाइंड आउट करें, ठीक है, सारी मैं डायमेंशंस आपको बता दूं, वेट ये वो, तो आप हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हाइट इस केस में फिक्स्ड रही, लेकिन इस क्वेश्चन में हाइट जो है वो 0 से लेके लेंथ l तक गई, h was 0 to l, ठीक है, तब्दील हुई, और ये टाइम के हिसाब से जितना आपने ऊपर नल खोला उस हिसाब से चेंज हुई। तो वी वुड राइट इट, और ये कोई ना कोई फंक्शन होगा t का, फर्ज करें t स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइट बदल रही है वक्त के साथ साथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस, स्पीड, एक गाड़ी की स्पीड है, स्पीड को वेलोसिटी v से या s से आप रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, और एक्सलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ स्पीड फाइंड आउट करनी है, ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो दूसरे के लिहाज से बदल रही हो, और उसका रेट ज़्यादातर फाइंड आउट हमें करना पड़ता है कि रेट ऑफ चेंज। आप पूछेंगे किस रेट के साथ पानी की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। एक फर्ज करें इसी तरह कंटेनर है, इसमें नीचे से हीट करना शुरू कर दिया है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, अब यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो अब मैं आपको पूछूं कि यहाँ से यहाँ पर कितने टाइम में गई है और किस रेट से इसकी हाइट बढ़ी है। ये कंटेनर के ऊपर लिड थी, ये लिड यहाँ से यहाँ पर आ गई है, ये लिड, ठीक है। तो ये जो फर्क है ये कितनी देर में हुआ, ये डिफरेंस, ये अच्छा, ये डेल्टा, एक ये डेल्टा होता है और एक ये डेल्टा होता है, ठीक है, दोनों में तकरीबन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डेल्टा मींस के चेंज, ये अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ इसमें। तो ये डेल्टा एच मैंने लिखा है, मैं बताता हूँ कि ये है क्या। ये H1 कह लें, इसको H2 कह लें, तो डेल्टा एच क्या होगा, H2 माइनस H1, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। इसे डेल्टा एच भी लिखा जा सकता है, लेकिन कहाँ ये इस्तेमाल करते हैं, दोनों डेल्टा है चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ ये वो अभी चल के मैं आपको बताता हूँ। तो एक मिसाल देने का मकसद ये है कि यहाँ तब्दील हुई इसकी, और कितनी देर में हुई, इस तरह के क्वेश्चंस, रेट ऑफ चेंज, वो डिफरेंशिएशन और ये कैलकुलस में ही डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा जो है, ये इसे फर्ज कर रहे हैं, इसे कह लें डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्क दोनों में डालने के लिए मैं इसे बड़ा डेल्टा कह रहा हूँ और इसे छोटा डेल्टा कह रहा हूँ। और ये जो डेल्टा है इसका मतलब है कि डेल्टा एच किसी भी क्वांटिटी के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है, डेल्टा एक्स एक्स के साथ यूज कर लें, ठीक है। ये डिफरेंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जैसे एक्स वाई मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्स का डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, एक्स की दो वैल्यूज का, ठीक है। एक्स एक कोई भी वेरिएबल था, यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, ये आप y ले लें, यहाँ पर y2 ले लें, यहाँ पर y1 ले लें, तो डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1, और ये डेल्टा ये भी यही है, x2 माइनस x1, और डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, डिफरेंस है वो कोई भी हो सकता है, ये इसको भी ऐसे भी किया जा सकता है, y3 माइनस y2 किया जा सकता है, यानी कि y ही की वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट जब हम करते हैं। तो ये क्या है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि इसमें कोई भी गैप हो सकता है, ये गैप ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, लेकिन जब ये गैप डेलिबरेटली हम छोटा रखते हैं इस वैल्यू को, सॉरी
इस गैप को जब छोटा रखेंगे, इसे बड़ा माइन्यूट करके कर दें, मैं इधर दोबारा आपको ये इधर करीब कर लें इसको, ठीक है? अब पेज पे दिखाना भी है। तो बहुत स्मॉल जब आप रखेंगे तो फिर उसको इस डेल्टा से कोशिश की जाती है कि रिप्रेजेंट किया जाए, ना कि इस डेल्टा से। वैसे ये दोनों इस्तेमाल डिफरेंस के लिए ही होते हैं। चलें, अब आगे मैं आपको एक और टर्म बतानी है, डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ये आपने याद रखनी है। इंस्टेंटेनियस अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ये दोनों जो है ना, बस बारीक से ही फर्क है इन दोनों में। अगर नहीं समझ आए ये जो मैं अभी बताने लगा हूं, तो बस ये समझ लेना है कि एक ही चीज के दो नाम है, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है? अब उर्दू में दो वर्ड हैं, खाना और खाना। तो खाना उर्दू में एक वो भी है, इसम भी है। ठीक है? अब ये ग्रामर की इस्तिलाह है। आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ग्रामर जो है थोड़ी बहुत पढ़ी है, डंडी नहीं मारी उसमें। गान खाना फेल भी है। मसलन कोई कहता है जी मैंने खाना खा लिया। अब ये खाना जो है वो इसम है, और ये खा जो है वो खाना से खा बन गया, या खाया था ऐसे कर लें। मैंने खाना खाया ऐसे कर लेते हैं, खा लिया को छोड़ दिया, खाया। तो ये जो खाया है वो फेल है, फेल माजी है, और ये जो खाया है वो इसम है। तो बस इसी तरह का डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस, उस सारे प्रोसेस को कहते हैं जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और जो एंड रिजल्ट आता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। फर्ज करें कि एक्स स्क्वायर का मैं आपको कहता हूँ, ये डी ओवर डी एक्स क्या है, ये अभी आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। ये 2x जो है, तो ये पूरे प्रोसीजर को, ये तो अब बड़ा आसान है ना, इधर से 2x का डेरिवेटिव, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, एक ही स्टेप में मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, और ये जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया ये कहेंगे डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर की हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, तो लेकिन ये हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, जबकि ये पूरे प्रोसीजर को आप डिफरेंशिएशन कहेंगे। उम्मीद है ये आपको फर्क याद रहेगा। नहीं याद रहेगा या बारीक लग रहा है काफी, तो बस समझे कि एक ही चीज के दो नाम है। ये जैसे ये इसमें बड़ा बारीक सा, ये एक किस्म है एक फेल है, बहुत बड़ा फर्क है ग्रामेटिकली, लेकिन वैसे बड़ा बारीक सा फर्क है। ठीक है? एक काम है, खाना खाने वाला काम है, और दूसरा खाना फूड को खुद कहते हैं। यानी कि इधर मैं लिख दूं कि फूड और ईटिंग, या ईट, ईटिंग कर लें, ये फ़र्क है इन दोनों में। तो ये इसी तरह इन दोनों में ये फ़र्क है। ये टर्म्स आगे चल के इस्तेमाल होंगी। कैसे फाइंड आउट करना डेरिवेटिव वो भी हम देखेंगे। इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये भी आगे चल के यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, एग्जांपल्स अब मैं आपको बताने लगा हूँ, वहाँ से फिर हम देखेंगे कि डेरिवेटिव क्यों फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। उससे पहले ज़रा वो थ्योरी पढ़ लें। ये मैं, आपने खुद पढ़नी है, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी अहम चीज़ है, ये पढ़ा करें इससे पहले थ्योरी। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ, ये देखें, ये लाइनें बड़ी अहम है इधर। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिक्स बिकेम ए पावरफुल टूल फॉर डीलिंग विद रेट ऑफ चेंज एंड डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। देखा, कैलकुलस किससे डिस्कस करता है? रेट ऑफ चेंज से। और फिजिकल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने में कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने कभी गौर किया, आपको पता है कि एरिया क्या होता है इसका? आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या एरिया है? ठीक है, इसका क्या एरिया, कभी सोचा है कि ये कैसे फाइंड आउट हो गए इनके एरिया? खासकर इसका एरिया और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका। तो कभी सोचा है कि ये कैसे ये फार्मूला ड्राइव हो गया? तो वो कैलकुलस नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। ये इसका कमाल है सारा। ये कहलाती है इंटीग्रेशन। तो वो
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये समझ लें कि ये जैसे अरिथमेटिक में नेगेटिव होता है वो ये है, और जैसे अरिथमेटिक में पॉजिटिव होता है वो ये है। इसको मैं देखें अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसको पता होगा ये सिंबल का, ठीक है, उसने ये सिंबल प्रॉपर सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं, नीचे से ये हटाना पड़ेगा, तो ये देखें ये सिंबल था। ये डी ओवर डी ये ऑपरेटर है, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है ना, नेगेटिव एक ऑपरेटर है, ये डिवीजन एक ऑपरेटर है, ये पूरे का पूरा एक ऑपरेटर है। ये डी वेरिएबल नहीं है और ये डी एक्स भी एक है। अच्छा, अब ये जो डी एक्स है, ये भी, ये तकरीबन तकरीबन समझ लें कि ये डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। ये भी आगे चल के इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पेज मुझे एक और चाहिए, यहाँ आगे इससे काम बन जाएगा। चले यहाँ पर मैं समझाता हूँ, अगर नहीं पेज एक ले लें, चलें ये देखें जी, इनसे मैं समझा देता हूँ आपको। एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में वो स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस को मैं फिर डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इंटरवल रेट ऑफ चेंजेस, एवरेज स्पीड, हाँ देखा। whose पोजीशन, ठीक है, एस, एस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं भी एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एस का मतलब है डिस्टेंस, एस एंड डी बोथ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस या पोजीशन, ठीक है। वी फॉर वेलोसिटी एंड ए फॉर एक्सेलरेशन। चलें ये देखें, अब फर्ज करें, ये चीज़ें आपने गौर से समझनी है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इसे टी से ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। वैसे वी से, सिर्फ वी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसे वी टी से रिप्रेजेंट करें। इट मीन्स के इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये होगी किसके, एस टी या डी टी इसे कह लें, डिस्टेंस से अगर, लेकिन एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस टी ओवर टी से इसे रिप्रेजेंट किए, एस ओवर टी के इक्वल है, या इसको सिर्फ एस ओवर टी कर दें, ठीक है जी। ये वो क्या होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन जो भी है। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैंने फाइंड आउट करना हो कि डिस्टेंस क्या है, तो वेलोसिटी इनटू टी, और एक्सेलरेशन अगर मैंने फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो वो क्या होगा ए इंटू टी, और एस अगर मैंने फाइंड आउट करना हो तो ये वी की वैल्यू रख दें, तो ए टी स्क्वेयर। ये फार्मूले अब आपने ब्रेन में रखने हैं, और इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एस ऑफ टी is equal to v of t into t, and v of t is equal to a of t into t and s। और ये आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, इसलिए इतना प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब आपने फंक्शन पीछे अच्छी तरह पढ़ा है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये फंक्शन को डिटेल में हमने देखा है, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि एक कार है, वो कार यहाँ से चलती है, यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर यहाँ से आ जाती है, यहाँ से यहाँ, फिर वो यहाँ रुकी रहती है, यहाँ से फिर वो यहाँ पर आती है,
फिर यहाँ चलती है, फिर यहाँ से यहाँ और इधर आ जाती है। अब ये है टाइम, इस साइड पे क्या है टाइम, और ये क्या है डिस्टेंस एस टी। और ये अब आप देखें कि ये है वी टी, और ये अब आप देखें ये क्या होगा ए एफ टी। ठीक है जी। अब गौर से आपने इसको समझ लेना। हो क्या रहा है कि यहां से गाड़ी चली, ठीक है। अब ये ग्राफ को आपने समझना कि हो क्या रहा है। पहले आप खुद सोचें कि इस और इस इंटरवल में क्या हो रहा है। इसको कह लें कि 1 सेकंड तक कह लें, 1 सेकंड कह लें, 1 मिनट कह लें, 1 आवर कह लें, जो भी कहना है, ठीक है। चलें 1 मिनट, 1 मिनट तक कर लेते हैं इसको। इसे 1 मिनट कह लें, और इसे 10 किलोमीटर, या चलो 1 किलोमीटर कह लें आप, ठीक है। और इसको फिर 2 मिनट्स कह लें, और इसको आप 3 मिनट्स कह लें, इसे आप 4 मिनट कह लें, इसे आप 5 मिनट कह लें, इसे आप 6 मिनट कह लें, और इसे आप 7 मिनट कह लें। ठीक है जी, ये सारा कुछ हो गया। अब गौर करें कि हो क्या रहा है। यहां से गाड़ी चली, ये डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है उसकी। जहां से गाड़ी चली उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर अपना फासला तय किया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है इस इंटरवल से 1 मिनट से 2 मिनट में रुक गई है गाड़ी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हुआ, गाड़ी वापस आ रही है। डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया, लेकिन उसकी डायरेक्शन वापस आई है, यानी कि एक घर से निकली 1 किलोमीटर। यहाँ पर देखें ना, ये आपको लग रहा है कि इधर को जा रही है, जा इधर को नहीं रही, जा इधर को रही है। ये ग्राफ में ऐसे लग रहा है। ग्राफ में ये इस साइड पर सिर्फ और सिर्फ टाइम है, गाड़ी असल में इधर से इधर गई है, डिस्टेंस उसने इतना ट्रेवल किया है। और यहाँ से क्या हो रहा है, इस इंटरवल में ये जो ग्राफ शो हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ वापस आ गई है। ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर कांस्टेंट रही है, खड़ी रही है। और फिर 4 से 5 मिनट के दरमियान गाड़ी दूसरी साइड पे गई है, यहाँ पर आ गई है, इसे भी 1 किलोमीटर कह लें। ये दोनों 1 किलोमीटर है। नेगेटिव 1 किलोमीटर का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में। इस साइड को पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड को पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है गाड़ी अब दूसरी डायरेक्शन में गई है, 1 किलोमीटर चली है, यहाँ पे रुक गई है, उसके बाद रुकी रही है 6 मिनट पर, फिर वो वापस आई है यहाँ से, यानी कि यहाँ पर वापस आ गई है, और 7 मिनट पे ये ग्राफ खत्म हो गया है। तो अब आपने ये देखना है कि इस दौरान टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी थी इसकी। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से गाड़ी चली है। यहाँ से यहाँ गाड़ी आई, और उसके बाद 1 किलोमीटर पर मिनट इसकी कितनी थी, वेलोसिटी थी। इसके बाद जब तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, ये मैं इधर आपको इससे मैं ड्रा कर दूं ताकि आपको समझ आए। ये गाड़ी इधर गई, 1 मिनट पे खड़ी हो गई, उसके बाद यहाँ पर खड़ी रही। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो वापस आना शुरू हुई है। वेलोसिटी अब इसकी उल्टी हो गई है, -1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर मिनट हो गई है। अब फिर यहाँ पर आकर रुक गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये देखें, इधर को जा रही थी, अब वापस आना शुरू हुई तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब फिर इधर को जा रही है, इसकी फिर नेगेटिव हो गई इधर वेलोसिटी। फिर यहाँ पर यहाँ तक गई, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर फिर खड़ी हो गई गाड़ी, 0 है। फिर अब दूसरी डायरेक्शन में गई, अब पॉजिटिव हो गई इसकी 1 किलोमीटर। क्यों पॉजिटिव है कि ये देखें अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसे कहेंगे 1 किलोमीटर पर मिनट। इतनी इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर -1 किलोमीटर पर मिनट इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 0 है इसकी वेलोसिटी। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी सेम रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। यहाँ पर तो वेलोसिटी है ही ज़ीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ तब्दील नहीं ना हुई वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यहाँ पर भी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर भी ज़ीरो 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 और यहाँ पर भी ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी मूव बिल्कुल कर सकती है, ज़ीरो वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकती। ज़ीरो वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी ज़ीरो ही होगा। अच्छा जी, तो अब ये एग्जांपल आपने अच्छी तरह समझ ली। इसका इन्वर्स भी रिवर्स भी देखा जा सकता है कि अगर एक्सेलरेशन ये दिया हो और वहां से वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। चलें अभी ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैंने कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट की। यहाँ से यहाँ तक मैंने वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की, 0 से लेके 1 मिनट तक। 1 मिनट कर लें या इसको आप ये भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसको सेकंड कर लें, 1 सेकंड, और इसे आप 1 मीटर कर लें। वो थोड़ा कम कंफ्यूजन आपको होगी, मिनट में भी आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, 3 सेकंड और ये भी सेकंड 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 सेक 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 और सेक। चलें, अच्छा अब ये इंटरवल देखें, यहाँ से 0 से 1 सेकंड तक, इसके दरम्यान वेलोसिटी क्या है? वी टी इज एस ओवर टी है, और इसके दरमियान कोई भी आप पॉइंट ले लें। यहाँ 0.5 मीटर था और ये 0.5 सेकंड था, तो ये 0.5 मीटर ओवर 0.5 इज 1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। या इसको आप ये इंटरवल ले लेते, ठीक है, तो 1/1 इज 1 मीटर पर सेकंड आ जाना था। ये आपको इस नुक्ते के ऊपर तो वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ जी इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो वो फाइंड आउट करनी के लिए आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज क्या होती है? आम टर्म में दो नंबर्स का एवरेज क्या होता है? 2 and 3 या 2 and 4 का एवरेज क्या है? 2 + 4/2 एंड दिस इज 3। ठीक है, ये एवरेज है। लेकिन वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ये देखें कि यहाँ पर आकर वेलोसिटी बदल जाती है। तो ये होती है किसी भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। एवरेज वेलोसिटी विल बी वी टी, अगर ए नीचे लिख लूँ एवरेज, तो वो होगा S2 T या -S1 T T2 -T1, ये डिफरेंस होगा इनका। हो क्या रहा है इधर कि हम कोई भी दो पॉइंट्स इसके ऊपर लेंगे। असल में ये भी जो आपने फाइंड आउट किया है ना, ये जीरो के साथ आपने इसको किया फाइंड आउट, वो वहां भी आप यही फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन ये और ये क्योंकि जीरो थे, जीरो जीरो के ऊपर, ठीक है, जीरो जीरो के ऊपर ये थे, तो इस वजह से वो जीरो जीरो हो गए, और 1/1 1 मीटर पर सेकंड या 0.5/0.5 1 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और ये एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, उसके पीछे आइडिया बिहाइंड ये है कि ये तो आपने जीरो से स्टार्ट किया, तो ठीक है, अगर यहाँ से डिस्टेंस पहले ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी?
फर्ज करें कि ये डिस्टेंस, ये ज़ीरो डिस्टेंस है, यहाँ से एक गाड़ी पहले यहाँ मौजूद थी, वो यहाँ से जाना शुरू हुई, यहाँ से जाके वो ये 1 मीटर ये डिस्टेंस था, वो 2 मीटर तक गई है, 2 या ये 3 मीटर कह लें, 3 मीटर तक गई है और वो 1 सेकंड में गई है। तो अब आप वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब तो नहीं आप यहाँ पर कर सकते, ये 2 है, 2 मीटर, ये 0.5 है, 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि गाड़ी ने, चले मैं इसे ना 1.5 कर देता हूँ, 1.5 कर लें और ये 2 मीटर कर लें, ये 2 मीटर का है। जबकि गाड़ी ने ये 1.5 है, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। जबकि ऐसा तो नहीं है, गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड पे थोड़ी कवर कर रही है, उसने 1 सेकंड में 1 मीटर से 2 मीटर, 1 मीटर फासला तय किया, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस गाड़ी, इस इंटरवल में इस गाड़ी और इस गाड़ी की स्पीड सेम है, लेकिन यहाँ पर अब अगर आप 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो ये गलत आंसर आ जाएगा आपके पास, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ी चल रही है। फिर अब आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 1.5 माइनस 1 मीटर डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 0, और अब आपके पास आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर ये पता चला कि ये जो है वो ज़्यादा बेहतर कवर करता है स्पीड को, ये फार्मूला, ना कि ये वाला फार्मूला जो ऊपर एस ओवर टी हमने ड्रा किया था। तो इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। अब अगर आप देखें कि यहाँ से यहाँ पर जाके कांस्टेंट हो गई है, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ कितनी स्पीड है, इसकी एवरेज स्पीड 2 सेकंड बाद इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, तो क्या होगा? तो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसे 2 लिख लें, 2 का मतलब है 2 सेकंड पर इसकी एवरेज स्पीड, 2 सेक नीचे लिख लें, ठीक है। वी टी क्या होगा, 2 सेकंड के ऊपर इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो 1 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। अब ये इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल ठीक है, एवरेज स्पीड तो ये इतनी ही आई है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूँ, ये और ये, इसको ज़रा आप देखें, गौर करें, एक ये एग्जांपल देखें और एक आप ये एग्जांपल देखें। इसके दौरान कितनी थी इसकी स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो 1 सेकंड तक आप इसकी फाइंड आउट करते स्पीड, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होनी थी। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड की बात हो रही है। ये देखें नीचे ये ड्रा की हुई है, इसे किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर कर लें और मिनट को सेकंड कर लें, 1 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर क्या है, जीरो है, जीरो इस इंटरवल में। लेकिन 2 सेकंड पर मैं आपको कहूँ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, तो क्या है, 1 - 0, ठीक है, ये 1 - 0 2/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज स्पीड तो ठीक है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड 1 मीटर है और आगे स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। एवरेज क्या हो गई, हाफ हो गई। अब अगर इधर आ जाएं आप, अब अगर मैं कहूँ जी कि एवरेज स्पीड यहाँ और यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो यहाँ डिस्टेंस तो पहले ही 0 है, तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये 3 - 0, ये होगा ना। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इसके ऊपर डिस्टेंस कितना है, 0, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 0, तो डिवाइडेड बाई 3, टाइम है ना, डिवाइडेड बाई, इस फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ पर T2 क्या है, 3 सेकंड, T1 क्या है, 0 सेकंड, तो यहाँ पर तो 0 एवरेज हो गई इसकी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे 4 तक 0 होगी, यहाँ पर अब आप आएंगे तो 5 सेकंड में इसने -1 मीटर किया है, तो 0.2 -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी एवरेज कम होती जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चला, एक फंडामेंटल फ्लॉ है
एवरेज स्पीड में वो ये है कि वो ओवरऑल पिक्चर को अच्छी तरह से पेंट नहीं कर सकती। एवरेज स्पीड ये नहीं बता रही कि भाई वो तो सिर्फ इतने इंटरवल में थी, उसके बाद गाड़ी सिल्वर हो गई, उसके बाद ये हो गई। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्रॉ की गई है। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? अब ऊपर मैंने ये दो टर्म्स आपको बताई थी, ये एवरेज, एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया है, और एक होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस है अकरिंग और डन इंस्टेंटेनियसली। अकरिंग मतलब होता है हैपन होना, वकूअ पजीर होना। वकूअ पजीर होती हुई यानी कि वाक़ होती हुई, हैपनिंग जो हो रही हो जो भी चीज इमीडिएटली, इसी लम्हे, जिस लम्हे की बात हो रही है उसी लम्हे। ये फिजिक्स में एग्जिस्टिंग और मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट मैं कह रहा हूँ ना, उसी लम्हे, उसी लम्हे पे। तो इस लम्हे पे इसकी स्पीड कितनी है? इधर से लेके 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये है ये फार्मूला। इंस्टेंटेनियस के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, वी टी। वैसे और फार्मूला होगा, वो अभी हम ड्राइव करने लगे हैं, लेकिन ये फार्मूला ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये एवरेज के लिए है और ये इंस्टेंटेनियस के लिए है ये फार्मूला। यहाँ पर आप करें, ये थोड़ा सा ना इंस्टेंटेनियस गलत दे देगा इसका। यहाँ पर स्पीड कितनी है इसकी? 0। लेकिन अगर आप ये फार्मूला, अब इस फार्मूले की भी आपको शॉर्ट कमिंग्स पता चल जाएगी। यहाँ स्पीड कितनी है? 0 है। वो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को कहते हैं ना वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्टेंस ही नहीं, गाड़ी खड़ी है। खड़ी गाड़ी की कोई स्पीड होती है? इसका ये मतलब है कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो लेकिन अगर आप इस फार्मूले में रख के इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इधर 1.5 कर लें, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1.5 या 2 मीटर कर लें, वो तो कोई ना कोई स्पीड इसकी आ जाएगी। तो ये तो गलत बात है भाई, स्पीड तो इसकी नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये रहा है जनाब जी कि ये जो एवरेज है ना, एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इस एवरेज वेलोसिटी में जब ये इंटरवल t2 माइनस t1 बहुत छोटा हो जाता है ना, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है, ना कि s ओवर t। एग्जैक्टली जो मैंने आपको इधर बताया। अब आपने फर्क देख लिया दोनों, ये दोनों एग्जांपल्स में फर्क आपने गौर से समझना है। एवरेज में क्या फर्क आ रहा था कि एवरेज पूरी पिक्चर को पेंट करने में फेल हो गया था। यहाँ पर एवरेज और आ रही थी, यहाँ पर अगर मैं ले लूं एवरेज और आ रही थी, ठीक है। वो एवरेज तो यहाँ पर मैं एवरेज ले लूं तो 0 आ जाती है, यहाँ पर एवरेज लूं 1 मीटर पर सेकंड आती है, यहाँ हाफ मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 0 आ जाती है। अब अगर मैं कहूँ जी कि 3 सेकंड पे एवरेज इसकी स्पीड बताओ, तो वो तो 0 है। 0 है, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं बता रहा कि ये भाई गाड़ी इधर गई थी, यहाँ पर खड़ी रही, फिर वापस आई, तब जाके इसकी 0 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये नीचे ड्रा हुई हुई है। कैसे हुई हुई है कि हर टाइम के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया है। कैसे? थोड़ा सा ये फर्क है, यही इधर अब हम फाइंड आउट करेंगे। इंस्टेंटेनियस में आपने देखा कि एक टाइम को, इस पोजीशन को इसी टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक तो वो वैल्यू ठीक थी, लेकिन यहाँ पर तो 0 आनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम 0.1 मीटर को 2 सेकंड या 1 सेकंड या 1.5 सेकंड से करें तो वो 0 नहीं आती। तो इंस्टेंटेनियस ये जो ये फार्मूला है उसमें कोई ना कोई गलती है, वो अब हमने फाइंड आउट करनी है। और वो गलती फाइंड होगी डिफरेंशिएशन से, या लिमिट का फार्मूला अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी, ये समझ आ गई। देखें, हो ये रहा है, ये अब ये मैं पढ़ लूं फिर मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, सपोज ए पार्टिकल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपने देखना। अब हम इंस्टेंटेनियस का फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं। सपोज ए पार्टिकल आर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन इट्स पोजीशन फ्रॉम, ये बड़ी अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये सिर्फ पढ़ूंगा और आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि बात क्या हो रही है। आफ्टर टाइम टी एंड टी वन आर गिवन, यानी कि टाइम टी पे उसकी पोजीशन एस टी है और टी वन पे उसकी एस टी वन है। Then the distance traveled in the time interval t1 minus t, where t1 is greater than t is
ST1 माइनस ST एंड द डिफरेंस कोएफिशिएंट ये है। ये देखा, मैंने कहा था ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर इस टाइम पे बताता है। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम नुक्ता है, ये आपने ज़हन में रखना। If T1 minus T is not small, then the average rate of change does not represent an accurate rate of change near T. यही बताया था ना आपको, यही बताया था ना। ये एग्जांपल सारा मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। अब भी अगर आपको समझ नहीं आई तो लम्हा फिक्रिया आपके लिए फिर। Then the average rate of change does not represent an accurate rate. ये accurate rate क्यों नहीं करता, मैं पीछे एग्जांपल में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। We can elaborate this idea by moving particle in a straight line whose position in meters after t second is given by। उसने कहा है कि ये इस इक्वेशन के साथ ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक लाइन में, ठीक है। और हम एक फार्मूला ड्राइव दिया हुआ है पहले ही। अब आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। ये देखें, टाइम t से 5 सेकंड तक अगर आप पुट करें तो ये इसकी एवरेज स्पीड आती है 9। जबकि 3 से 4 सेकंड तक अगर आप करें, यानी कि 3 सेकंड पे और 4 सेकंड पे कैलकुलेट करें, जैसे मैं इधर कर रहा था एवरेज स्पीड को, ठीक है ना। आपने देखा था ना कि अगर 0 और 1 को करूं तो एवरेज स्पीड और थी, इधर 2 और 0 को करूं तो एवरेज स्पीड और थी। यहाँ आप 1 से 2 भी करके देख लें तो फिर एवरेज स्पीड 0 आएगी। लेकिन 0 से 2 एवरेज स्पीड और थी, 0 से 3 एवरेज स्पीड और थी। मैंने वो 0 कांस्टेंट ही रखा था, ठीक है। अब 3 टू 3.5, ये 7.5 है, यहाँ 9 बनी, 8 बनी, 7.5 बनी। वी सी दैट द none of the average rates of change approximate to the actual speed of particle after 3 seconds। 3 सेकंड के बाद आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करके देख लें तो वो उसे कैप्चर नहीं कर रहा, ठीक है। अब 3 और 3.1 सेकंड का देखें तो 7.1 आता है। 3 और 3.01 का देखें तो 7.01 आता है। 3 और 3.001 का देखें इसमें पुट करके तो 7.001 आता है। The above table shows that the average rate of change after 3 seconds approximates 7 meter per second. As the length of the interval becomes very small, in other words, we can say that the speed of the particle is 7 meter per second after 3 seconds. If t1 is t plus delta t, then the different equation becomes, ये जो इक्वेशन है ना वो कह रहा है कि अगर t और डेल्टा t, ये डेल्टा t के इक्वल है t1 माइनस डेल्टा t। और मैंने आपको बताया था ये स्मॉल डेल्टा कब इस्तेमाल करते हैं, जब ये डिफरेंस बहुत स्मॉल हो। जब ये डिफरेंस रिलेटिवली बिग हो तो ये कैपिटल डेल्टा इस्तेमाल करते हैं इधर, ठीक है। अब वो देख लें कि छोटा डेल्टा इस्तेमाल कर रहा है ये डेल्टा टी, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी। क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। उसने एक इक्वेशन दी है, उसमें वो कह रहा है कि ये एस टी है। फर्ज करें कि ये टाइम, जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी होगा तो ये बन जाएगा। और टाइम डेल्टा टी के ऊपर ये क्या होगा, एस डेल्टा टी बन जाएगा। ये फंक्शन में मैंने आपको बताया था ना कि एफ ऑफ एक्स है, तो जो भी अब आप एक्स होगा, एक्स को डेल्टा एक्स करेंगे तो वो इधर पुट करना पड़ेगा आपको। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो वही हम इधर कर रहे हैं, लेकिन ये इस्तेमाल अकेला नहीं हो रहा। तो एस ऑफ टी पे ये एस ऑफ टी ही है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, एस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी। एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जैसे इस फार्मूले में रख के की थी। एस टू टी क्या है, यहाँ पर इसके इक्वल है, और ये S1T इसके इक्वल है। तो ये डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी स्मॉल, टाइम डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, और कुछ भी नहीं है।
अगर यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो दो काम होंगे। एक तो ये बन जाएगा डी एस ओवर डी टी, यानी कि ये डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस लिमिट को ही डेरिवेटिव कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये जो लिमिट फाइंड आउट की है, ये इसी को ही डेरिवेटिव कहते हैं, और इसी को ही पेपर व्यू वाइट कर लें, इसी को ही आप डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ये लिमिट को, ये लिमिट आपको अच्छी तरह कैलकुलेट करनी आती है, पीछे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है। और ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये डेरिवेटिव होगा, और वही डेरिवेटिव ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, ये आप देखें, विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था, लेकिन अगर ये बहुत स्मॉल हो जाए तो ये प्रोवाइडेड इट्स लिमिट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का अब आपको पता चल गया कि अगर टाइम डिफरेंस बहुत कम हो जाए तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस यानी कि उसी लम्हे, जो लम्हा गुजर रहा है या जो लम्हा आप कंसिडर कर रहे हैं, उसी वक्त आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और यही इसका डेरिवेटिव कहलाता है, और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ये अब आपको यहाँ पर बता देगा। अच्छा, अब आपने फिर क्वेश्चन ये था कि ये कैसे इसको कैप्चर करेगा। कैप्चर ये ऐसे करेगा कि बजाय इसके कि जैसे मैं एवरेज जीरो फर्स्ट के साथ ये जीरो जीरो में कर रहा था, अब आप क्या करेंगे, बहुत माइन्यूट इंटरवल लेंगे इसके ऊपर, यहाँ इस पॉइंट पे और बहुत माइन्यूट पॉइंट, इनके दरमियान अगर आप वो फाइंड आउट करें, फर्ज करें कि ये टाइम है 1.7 और ये पॉइंट है 1.69। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करें इन दोनों के दरमियान एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, तो 1.7 पे एवरेज डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और 1.69 पे कितना था, 1 मीटर था। और अब फर्क क्या है, 1.7 माइनस 1.69। अब आप देखेंगे ये जीरो के इक्वल आई है। ठीक है, वो जो पॉइंट यहाँ इसको जीरो के साथ हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या किया है, उसका डिफरेंस कम कर दिया, टाइम का इंटरवल कम कर दिया, और बिल्कुल एक्यूरेटली उसने हमें जीरो स्पीड दी है यहाँ के ऊपर। ठीक है, ये वेरी माइन्यूट होना चाहिए, वही लिमिट वाला कंसेप्ट कि ये लिमिट जो है ये डेल्टा टी, यही डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा टी शुड अप्रोच टू जीरो, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अब आप इसके ऊपर भी फाइंड आउट करके देख लें, आप इस इंस्टेंटेनियस आप फाइंड आउट करके देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स के ऊपर आप फाइंड आउट करके देख लें, यहाँ स्पीड आप इसकी कैलकुलेट करके देख लें, यहाँ करके देख लें, और ये -1 ही आएगी, 1 मीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर मिनट आएगी इसकी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस होता है और ये इसका फ़ायदा होता है, और ये डेरिवेटिव भी आपको बता दिया। अब डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं उसकी थ्योरी, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये सारी की सारी मिसाल बताने का और इसको तफसील से आपको बताने का, एक ही मिसाल अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो वो आप देख लें, वो आपको समझ आ जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस का एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि ये देखें, अगर आप किसी की पार्टिकल या उसकी स्पीड इस तरह है, पिंक नहीं ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन कैसा रहेगा, फर्ज करें एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड या डिस्टेंस इस तरह कवर कर रहा है, वो साइनोसाइडल है यानी कि, तो उसकी अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, अगर एवरेज स्पीड आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ और यहाँ इतना इंटरवल लेंगे तो फिर गलत आएगी, यहाँ और यहाँ करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगी, यहाँ और यहाँ करेंगे फिर वो नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ और यहाँ करेंगे ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा।
यानी कि एवरेज तभी फायदा देता है जब तब्दीली ना हो रही हो, कोई ज्यादा तब्दीली ना आ रही हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस आप देखें कि ये हर लम्हे इसकी स्पीड बदल रही है, उसकी पोजीशन बदल रही है, पोजीशन बदल रही है। तो इसका मतलब है कि हर लम्हे इसकी स्पीड भी बदल रही होगी, हर लम्हे इसका एक्सलेरेशन भी बदल रहा होगा। वो देखे ना कि ये स्मूथ था, इधर ऐसे गया, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे आई और वापस आई, और ग्राफ जब प्लॉट किया तो ये ग्राफ बना उसका। ठीक है, लेकिन इस केस में डिस्टेंस तो ये ही कवर हो रहा है ऐसे, लेकिन ग्राफ साइनोसाइडल बन रहा है। तो इंस्टेंटेनियस इस केस में फाइंड आउट करना काफी सॉरी, एवरेज फाइंड आउट करने का फायदा ही कोई नहीं है इस केस में, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इसकी पोजीशन बदल रही है। तो यहाँ पर फिर हमें इंस्टेंटेनियस है, इंटरवल बहुत छोटा कर देंगे आप। ठीक है, ये देखें, ये और ये बहुत छोटा आप इसका इंटरवल कर देंगे, तो इसको मैं बड़ा कर दूं। अब आप देखें यहाँ और यहाँ, ये होगा डेल्टा थीटा, कर लें थीटा करना तो थीटा कर लें, या टाइम कर लें, इसको डेल्टा टी कर दें, छोटा डेल्टा कर देते हैं इसको, डेल्टा टी कह दें इसको। ठीक है, ये टाइम है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज का कोई तुक ही नहीं बनता, एवरेज आपने देख लिया कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज इसकी स्पीड करेंगे तो जीरो आएगी, यहाँ पर करेंगे तो मैक्सिमम आएगी। तो कहाँ पर करें फिर एवरेज, नहीं, यहाँ इंस्टेंटेनियस फिर इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस मिसाल को अगर ये नहीं समझ आई, दोबारा अच्छी तरह ये टर्म्स अपने पल्ले बांध लें। ये मिसाल कोई मुश्किल नहीं है, इसे आप अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लें, फिर आगे चलते हैं, इसको डेरिवेटिव को देख लें। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको लिमिट कैलकुलेट करनी आती है, इंतहाई आसान है। क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत आसान है, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने इंस्टेंटेनियस और एवरेज और डेरिवेटिव और डेरिवेशन और फंक्शन फंक्शन पीछे से आपने समझना है। इन चीज़ों को अच्छी तरह आपने समझना है और फिर आगे चलना है। ठीक है जी, चलें अब हम डेरिवेटिव को देखते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इतना कंसेप्ट उसका मुश्किल नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। अच्छा जी, अगर तो पिछली जितनी भी मैंने अभी तक तमहीद बांधी है तकरीबन 1 घंटे की, अगर तो वो आपको समझ आ गई है, जो कि आ जानी चाहिए क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं थी, तो ये समझने में फिर आपको मसला नहीं होगा। अब आपको फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक फंक्शन का ही फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपकी बेसिक्स पीछे से ठीक नहीं है तो फिर मसला होगा। कोई भी फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स ले लें, ठीक है, जरूरी नहीं है एच ऑफ टी, हाइट ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ले लें, एस ऑफ टी ले लें, एस मीन्स पोजीशन, वी ऑफ टी ले लें, कोई भी ले लें, हम जर्नलाइज्ड एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। फर्ज करें ये एक्ट वाई के इक्वल है, और इसमें जो चेंज होगी एक्स फर्ज करें उसे चेंज करते हैं थोड़ा सा, डेल्टा एक्स। अब आपको डेल्टा एक्स भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये क्या है, अगर नहीं तो ये x2 या x-x1 कर लें, कुछ भी इसे कह लें। ठीक है जी, तो इसके नतीजे में क्या होगा, y विल आल्सो चेंज, ओ y डेल्टा y हो जाएगा। तो ये डेल्टा y यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, और ये क्या होगा, f ऑफ x माइनस, सॉरी, डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है जी, ये डेल्टा y की इक्वल आ गया। अब दोनों साइडों से आप डेल्टा x से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये कर लें इस तरह। ठीक है जी, और आप अब लिमिट ले लें दोनों तरफ,
y over x f of x plus delta x minus f of x divided by delta x limit delta x approaches to 0। या इसे एक और तरीका भी है लिखने का। अच्छा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, इसी साइड को। ये डेरिवेटिव, ये क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, ये बन जाएगा, इसे डी वाई ओवर डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये लिमिट, अब लिमिट आपको कैलकुलेट करनी आती है ना, पीछे हमने लिमिट अभी और एग्जांपल्स में देख लेंगे कि प्रैक्टिकली ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन पीछे आप लिमिट अच्छी तरह कैलकुलेट करते आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। नहीं आती लिमिट तो जाके दोबारा देखें उसे, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आप देख लें कि डेरिवेटिव और लिमिट का कितना चोली दामन का साथ है। दूसरे अल्फाज में लिमिट का स्पेशल केस क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? लिमिट का स्पेशल केस। ये लिमिट कोई भी किसी भी तरह की हो सकती थी, लेकिन अगर लिमिट इस तरह की हो कि ये यार ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि लिमिट इस तरह की हो जिसमें उस फंक्शन का हम डिफरेंस एक फंक्शन का फाइंड आउट करके उसी फंक्शन के वेरिएबल डेल्टा से स्मॉल चेंज से, डेल्टा एक्स मीन्स स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स मीन्स very small change in x. So delta x is equal to x2 minus x1. So इसका ये भी मतलब है कि x2 is nearly equal to x1 के, बहुत माइन्यूट फर्क है। तो फिर उस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेरिवेटिव में, और इसे डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं। डी ऑफ वाई इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ ओवर डी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि ये वाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस लिमिट को जनाब जी हम डेरिवेटिव कहते हैं, और आपने ऊपर मैंने बड़ी तफसील से आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज एक्चुअली वी आर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस। अब पीछे इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई है, अब ना पूछिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। और विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मैं इसको जरा इधर लिख देता हूं ताकि ये बात अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, वो मैं चले कि इसे पढ़ेंगे वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं हम y को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ऊपर देखा कि ये जो y है वो फंक्शन है x का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स के अब अगर आपको याद हो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, कि y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ब्रीफली मैं अब आपको बता देता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिफरेंशिएशन का उससे क्या ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखें, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है दूसरे वेरिएबल से। कैसे, मैं अभी आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ। देखें, फर्क करें ये ऊपर कौन कौन से हमने पढ़े थे। हमने पोजीशन पढ़ा था, वो एस ऑफ टी का फंक्शन था। वेलोसिटी पढ़ी थी, वो भी टाइम का फंक्शन था। एक्सप्रेशन पढ़ी थी, वो भी टाइम का फंक्शन था। ये सारे के सारे जो थे वो फंक्शन थे टाइम के। तो टाइम इधर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सारे के सारे क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, जबकि टाइम की वैल्यू किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करती। टाइम इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है, आजाद है। इसी तरह आप अगर देखें, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन जो है वो टाइम पे ही डिपेंड करे। फर्ज करें आपके पास एक रॉड है 1 मीटर लंबा और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे 25 सेंटीग्रेड पे। अब ये जो लेंथ है इसकी वो 25 सेंटीग्रेड पर इतनी है। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, टी को T1 कर लें, 100 डिग्री कर दें, तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो कि एल से अगर रिप्रेजेंट कर लें तो एल ऑफ टी हो जाएगा। लेंथ जो है वो टेम्परेचर का वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि लेंथ डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में आप देखें कि एस ऑफ टी को आप डेरिवेटिव टी के हिसाब से डेरिवेट कर सकते हैं। अगर आप एस ऑफ टी को डेरिवेट कर दें, इसका फर्ज करें y के हिसाब से या x के हिसाब से डेरिवेटिव लेने की कोशिश करें, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि एस ऑफ टी किस पे डिपेंड करता है, टी के ऊपर। x के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करता, तो x के लिहाज से उसने क्या चेंज होना है, x के लिहाज से तो एस ऑफ टी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही। x कोई भी वेरिएबल है t के अलावा, तो इस केस में ये वैल्यू इसकी जीरो होगी। ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जबकि ये इस केस में जीरो नहीं होगी। कोई हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं, ये लाजमी जीरो होगा, क्योंकि वो ऐसा जो पोजीशन है कार की, किसी भी चीज की, वो एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो एक चीज पे जब वो डिपेंड नहीं कर रही तो उसके बदलने से वो क्या बदलेगी बेचारे, पोजीशन। तो डेरिवेटिव में यही हमने देखा था ना, हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ना कोई चेंज है एक्स के लिहाज से, तो ना ये इस लिहाज से ये चेंज कर रहा है। फर्ज करें, इसकी मैं मिसाल आपको एक और तरीके से दे सकता हूँ। एक लकड़ी है, एक मटेरियल है, लकड़ी है, ये मेटल है। मेटल्स की लेंथ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। लकड़ी की, वुड की बहुत माइन्यूटली, तकरीबन ना होने के बराबर डिपेंड करती है। तो वुड की लेंथ जो होगी WL, टेम्परेचर के हिसाब से वो उससे कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मींस कि वो डिपेंड ही नहीं करती उसके ऊपर। तो इसका जब डेरिवेटिव टी के हिसाब से, ये जब लेंथ टी, इसका तो डेरिवेटिव डी टी, टी अब ये टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है, तो इसका तो डेरिवेटिव कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये WL T डी
टी, ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये उस पर डिपेंड ही नहीं करती। अच्छा, अब आते हैं नोटेशन की तरफ। ये आप एस ऑफ डी ऑफ एस ओवर टी, ये इसके इक्वल ही है। अगर फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि एस ऑफ टी ये है, तो ये एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा आपको बताया था कि अगर ये फंक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, एस ऑफ टी अगर टी पे ना डिपेंड करे तो फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे इस केस में एक्स पे नहीं डिपेंड करता तो ये ज़ीरो ही आएगा इसका डेरिवेटिव। एक आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने याद रखने हैं। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये जो लिमिट है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही डेरिवेटिव हम कहते हैं, और ये डेरिवेटिव में बदल गई है। एक और आपने ये अच्छी तरह इसको गौर से देख लें, ये देख लें, ये फंक्शन y था, ये f ऑफ x यानी कि फंक्शन y है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन f है जो कि x का x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, x इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, और इसका मैथमेटिकल पीछे कंसेप्ट ये है, उधर ऊपर ही बना देते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के नीचे ले जाए, इधर हमें जगह चाहिए भाई, इसको नीचे ही ले जाते हैं। ये देखें, हो ये रहा है, ब्लू कर लेते हैं यहाँ पर, कि ये कोई भी फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। कोई भी कर लें, साइन ले लें, काज ले लें, चले मैं इसको ऐसे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है और इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा थे कंसेप्ट इसका। ये देखें, अब चेंज हो रहा है ये फंक्शन। ठीक है, एक्स के लिहाज से ये चेंज हो रहा है। अब हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। मैं आपको तफसील से पीछे बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है और वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। तो हमने देखा था कि एवरेज जो है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता, इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये आप ले लें, इसे x1 कह लें, और एक आप ये ले लें। ठीक है, इसे आप x2 कह लें। ये भी अब इंटरवल बहुत बड़े हैं। ठीक है, इसे x3 कह लें, मैं इसे x3 कह देता हूँ। ये इंटरवल बहुत बड़े हैं। हम क्या करेंगे, हम बहुत करीब करीब ये इंटरवल एक ऐसा लेंगे, और ये जो इसमें मैं फाइन ट्यून करके आपको दिखा दूं कि ये जो बीच में ये लेंथ है, ये है डेल्टा एक्स के इक्वल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, और ये पॉइंट x1 के इक्वल है और ये पॉइंट x2 के इक्वल है, और x2 किसके इक्वल है, x1 प्लस डेल्टा एक्स के। ठीक है जी, ये है सारी बात। ये देखिए कितना फाइन इसमें बनाना पड़ा। अच्छा, ये x2 इसके इक्वल है। अब आप इसको देखें इस कंटेक्स्ट में कि ये f ऑफ x यहाँ पर इसकी वैल्यू है, f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x x1 के, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x2 जो कि इक्वल होगी, इसको आप मिटा ही दे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x के। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स डेल्टा, और ये y प्लस डेल्टा के, यहाँ पर ये वैल्यू y होगी, और ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये वैल्यू y प्लस डेल्टा y के इक्वल होगी। तो ये y x था
हमने x प्लस वाई यहाँ पर वो x1 को मैंने x ही कह लिया, ठीक है। यहाँ इसको x1 को x ही समझ लें आप। तो x1 x प्लस डेल्टा x ये आ गया, y उधर ले गए हम, ये डेल्टा y मीन्स चेंज इन y। x में थोड़ा सा स्मॉल चेंज हमने की और उसका डिफरेंस लिया, तो y में भी थोड़ी सी स्मॉल चेंज हमें मिली, ठीक है। वो दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, लिमिट जब जीरो तक ले गए तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ये कहलाता है एब इनिशियो मेथड भी इसे कहते हैं, और बाय डेफिनेशन भी। इस तरह लिमिट फाइंड आउट करने का, ये अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, इस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को क्या कहते हैं, इनिशियल प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे। और इसका फिर शॉर्टकट मेथड भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का हम देखेंगे, ठीक है। अब हम मुख्तलिफ फंक्शन, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ के नोटेशंस, डेरिवेटिव्स के डिफरेंट नोटेशंस देख लेते हैं। डेरिवेटिव ये भी y का, फर्ज करें y f ऑफ x है, तो एक तो इसका डेरिवेटिव लिखने का तरीका ये है, दूसरा इसको लिखने का तरीका ये है, y डैश लिख लें आप, जो कि f डैश के इक्वल होगा, ठीक है जी। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, डॉट भी ऊपर लगा के लिख लेते हैं, ऐसे डॉट लगा के भी लिख लेते हैं। फिर इसको, ये शायद आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये तरीका दिया हुआ, डॉट वाला नहीं दिया हुआ, लेकिन डॉट भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स, कि ये डिफ्रेंसिएशन हम इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। डी स्मॉल नहीं होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए। डी स्मॉल का मतलब होगा डिफरेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंशियल डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डिफरेंट होता है। तो ये मैं इधर लिख दूं कि ये इसके इक्वल नहीं है। और कौन सी नोटेशन थी, देख लेते हैं अभी, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, हाँ जी यही है, ये शायद न्यूटन की ये ऊपर डॉट वाली है, ठीक है जी। ये दो तीन नोटेशंस आपने याद रखनी है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेबनीज, न्यूटन, लैग्रेंज और काशी। ये इनके तलफ़ुज़ ना ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्मन शर्मन लैंग्वेज है और इनके थोड़े से ना इंग्लिश से डिफरेंट होते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये देखिए, अब काशी भी ये सी एच जो है वो शीन की आवाज़ दे रहा है, तो इसमें आपने कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है जी। ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये डेरिवेटिव x इज इक्वल टू ए पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका ये है कि आप फर्ज करें मैं आपको कहूँ, लेकिन वो एग्जांपल से ही आपको समझ आएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, फाइंडिंग, ये देखा ना, मैंने कहा था डेफिनेशन से, ये लिमिट वैल्यूड, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने का, वो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में 1.2.1 में हमने डेफिनेशन से ये जो लिमिट है उससे कैलकुलेट करना है हमने ये डेरिवेटिव, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब ये फंक्शन दिए हैं उसने और कह रहा है कि इनका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी का, इनका वो कह रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताओ मुझे, ठीक है जी। इनका अब डेरिवेटिव आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ये तो वैसे मैंने ऊपर कांस्टेंट का भी आपको बताया ही है कि क्या होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट डज नॉट चेंज। डेरिवेटिव में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम चेंज फाइंड आउट करते हैं, जबकि ये कांस्टेंट एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या उसका होगा, तो वो ज़ीरो ही होगा। तो हम देखते हैं कि बाय डेफिनेशन अगर हम फाइंड आउट करें इसका डेरिवेटिव, तो क्या वो भी ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। चलें अभी हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो हमें पता है डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है इसका, डी एफ ऑफ एक्स, एफ कर लें, और डी एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स।
तो ये आप इधर पुट करके देख लें वैल्यूज़। आप इधर वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, इसके दोनों तरीके हैं, या तो इस तरह लिख के इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स भी पुट करेंगे तो वो सी ही के इक्वल आएगा। ये भी सी के इक्वल है और ये भी सी के इक्वल है, और नीचे डेल्टा एक्स, और सी सी से कट गया, जीरो आ गया, और ये जीरो वैल्यू आ गई। अच्छा, होता ये है कि ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ डेल्टा एक्स क्या होगा, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर एक्स को डेल्टा एक्स से बदल दो। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका फर्ज करें एक्स स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दो माइनस स्क्वायर रूट, तो ये होगा। ठीक है, इसी तरह ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दी हैं। इस केस में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर एक्स है ही नहीं, तो एक्स को एक्स प्लस एक्स से क्या रिप्लेस करना है, तो ये सी ही के इक्वल आएगा। तो एफ ऑफ एक्स भी सी के इक्वल है, तो ये भी सी के इक्वल है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो आ गया, तो ये बाय डेफिनेशन हमने ज़ीरो कर लिया। इसको करने का एक और तरीका भी है, मतलब सेम तरीका है लेकिन थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो इसको आप y के इक्वल कर लें, आप कहें जी कि ये इक्वल है y के और ये इसके इक्वल है, तो y प्लस डेल्टा y, बल्कि उस साइड पर जब आप f को f ऑफ x करेंगे तो इधर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखा था ना इस मिसाल में, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि ये कैसे हो जाता है इसके इक्वल। ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई, ये हो गया। अब ये y को उधर ले जाएं आप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों साइडों पे अब आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, और अब आप लिमिट ले लें। ठीक है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिमिट दी है वही, इसमें मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सी माइनस सी, और ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब आपने देख लिया कि ये कैसे ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, और बाय डेफिनेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, आप दोनों जो ऊपर स्टेप्स बताए हैं दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें। ज़्यादातर बुक ने आपकी यही किया है कि उसने इसे y कहा है, तो आप भी इसी तरह कर लें कि ये जी y के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और यहाँ पर y, अगर जब x को x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो ये उधर बन जाएगा, और सॉरी ये y आएगा, तो डेल्टा y आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसको डेल्टा y और डेल्टा एक्स, ये आप डेल्टा एक्स कर लें, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इधर कर लें, ये आप लिमिट ले लें,
ठीक है जी, ये भी लिमिट हो गई आपकी। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये वैल्यूज कहाँ से आ गई हैं। नहीं पता तो मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। हो ये रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो जब इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा तो इधर जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये जब आपने इधर पुट किया, अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये कट गया, इसने इसको ख़त्म कर दिया ना, एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर। तो इसको जब आप लिमिट इस पे लेंगे, लिमिट लेने से पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आंसर आपके पास टू एक्स आएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, ये होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, लिमिट आपको अप्लाई करनी आती है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने डंडी नहीं मारी, ईमानदारी से पढ़ा है, तो लिमिट आपको कैलकुलेट करनी आती है। ये वाली आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है और आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। थेरी में आपको बड़ी अच्छी तरह अब मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, बार बार मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आई तो वो जो पहले इस लेक्चर का फर्स्ट हाफ है, पहले घंटे का, वो दोबारा देख लें। इंतहाई आसान है, फिजिक्स में भी आपने रेट ऑफ चेंज बड़ी तफसील से पढ़ा है, स्पीड और वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें। तो ये अब आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है। एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये दो तो मैंने हल कर दी, उसने एफ डैश एक्स से टू एफ एक्स इक्वल उसके किया। अब इसका डेरिवेटिव उसने कहा x इज इक्वल टू ए पे, पहले आप ये फाइंड आउट कर लें इसका डेरिवेटिव, फिर x इज इक्वल टू ए पे बहुत इजी होगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a रिप्लेस पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दें, ये नेगेटिव ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब वो इसे रैशनलाइज कर रहा है, अब करना चाहें ठीक है, बाद में भी करना चाहें तो बाद में भी आप कर सकते हैं, वो पहले ही कर रहा है। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये डेल्टा एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब लिमिट ले लें, अप्लाई कर लें दोनों साइडों पे। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये वन ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल आएगा, और एक्स को ए से हमने रिप्लेस कर देना है क्योंकि उसने कहा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए पे आप फाइंड आउट करें। ठीक है जी, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लिमिट अच्छी तरह आती है, आपको अलजबरा, ये सिर्फ और सिर्फ अलजबरा है इधर। ठीक है, और डेल्टा एक्स मैंने आपको तफसील से समझा दिया कि डेल्टा एक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही, जो जो नई चीज़ें आई हैं बड़ी तफसील से आपको बता दी गई हैं। और अब आपको ना थेरी में प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आ रही कहीं पे, यहाँ आपका अलजबरा डीला है, यहाँ आपका लिमिट का कंसेप्ट डीला है, या फंक्शन का कंसेप्ट डीला है। ठीक है, और आगे अगर टिग्नोमेट्री डीली है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो पीछे कमज़ोरी के साथ, अगर पीछे से मैथ कमज़ोर है, स्टेप्स नहीं है पूरे, तो यू वुड बी इन ट्रबल। ठीक है, मैं आपको पीछे नहीं करवाने बैठा हुआ, पिछला मैथ मैं आपको सेकंड ईयर का मैथ डेरिवेटिव इधर समझाने बैठा हूँ।
अब ये इसका हमने फाइंड आउट करना है, ये देखें इसे एबी इनिशियो मेथड कह रहा है। इनिशियल प्रिंसिपल एबी इनिशियो मेथड बाय डेफिनेशन, इन सब का मतलब यही है। ये जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है जी। ठीक है जी, अब एग्जांपल 3 है। बिल्कुल वही मेथडोलॉजी है, कोई नई इसमें चीज नहीं है। ये y के इक्वल है, तो ये x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, y प्लस डेल्टा वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ एलसीएम वगैरह ले लें। अब ये जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह फैक्टराइजेशन उसकी हो सकती है। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपके लिए चीज़ें सारी नोन चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं ये डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बताऊँ जी ये ए है, उसका स्केयर है, ये बी है, उसका स्केयर है, तो ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। नहीं जी, ये मैट्रिक की चीज़ें थी, सॉरी, उधर चल के पड़े यहाँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही बता दिया आपको कि यहाँ पर आपने ये अवेल्यूएट किया इसको। ठीक है, ये इक्वल साइन यहाँ पर आएगा, और जो था x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये नेगेटिव हुआ ऐसे, बल्कि उल्टा था, x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, तो इसलिए यहाँ से हमें 2x प्लस डेल्टा मिला और यहाँ से नेगेटिव डेल्टा मिला दूसरी टर्म से। अब दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना हमने, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स काट देगा डेल्टा एक्स को, तो आपके पास रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब जब ज़ीरो पे जाएगा ये भी ज़ीरो, ठीक है, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगी, और -2 ओवर x की पावर 3 आपके पास बचेगी, और ये x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था हमें फाइंड आउट करके दो। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है डी वाई ओवर डी एक्स है, हमने x इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू -1, तो इस तरह लिखते हैं इसको। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट भी करके देख लें, वो रिकग्नाइज करेगा, देख लें, सॉफ्टवेयर को भी पता है वो उसे रिकग्नाइज कर रहा है। चलें जी, एक और क्वेश्चन हुआ। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये लिमिट है और अलजबरा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब आगे चल के हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का शॉर्ट मेथड। ये तो ज़रा लेंथी मेथड है ना, तो शॉर्ट तरीके से भी बड़ी जल्दी हो जाता है। मसलन इसका डेरिवेटिव बताऊं, ये होगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 2x-1, ये आएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये देखें, यही आया डेरिवेटिव, और लेकिन कितने लेंथी तरीके से इनिशियल डेफिनेशन से फाइंड आउट होता है, लेकिन क्योंकि यही ओरिजिनल मेथड है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, यहीं से डेरिवेटिव ड्राइव होता है, इसलिए ये मेथड अजबर आपको होना चाहिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। इसको y के इक्वल ले लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दें आप। अब इससे नेगेटिव किया इसको, तो इससे नेगेटिव हो जाएगी ये, और ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे उसने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या कर दिया, इस टर्म के साथ। ठीक है, ऊपर नीचे उसने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। इस टर्म के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, ताकि ये वो क्यूब बन जाए। ठीक है, वो फार्मूला अगर आपको याद हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो ये इसके इक्वल है, ऊपर नीचे इस टर्म के साथ उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा और नीचे ये बच जाएगा। ये देख लें, परफेक्ट क्यूब बना दिया उसने। ठीक है जी, और फिर ये मिल गया आपको। उसके बाद अब आपको ये तो पता है ना, जब a की पावर 2 है उसकी पावर 3 हो तो ये a की पावर 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 a की पावर 6 हो जाएगा। ये अब आपको पता होना चाहिए। तो ये इसे मल्टीप्लाई होके ये स्क्वायर का, ये 3 3 से कट गया, ये स्क्वायर बचा और नीचे वैसी की वैसी वो टर्म आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करें तो ये डेल्टा एक्स 2x प्लस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। और अब ऊपर नीचे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें या इसको पकड़ के इधर ले जाएं। ठीक है, अब लिमिट ले रहे, ज़ीरो पे अप्रोच कर दें, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। ठीक है, इसे एवेल्यूएट करें, ये देखें यहाँ पे एवेल्यूएट करें तो ये उसी के इक्वल आया जो मैंने आपको पीछे शॉर्टकट मेथड से डेरिवेटिव बताया था। वो आगे चल के तफसील से हम देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, लेकिन अभी आपने यहाँ इसी को देखना है। ठीक है जी, और जब ये डेरिवेटिव ये फाइंड आउट हो गया, 2 × 3 × x⁻1 - 3, या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3 × x⁻1/3। अब आप x डेल्टा x है, x इज इक्वल टू 8 के ऊपर फाइंड आउट करें तो ये 2/3 8 की पावर 1/3 है, तो ये 2 हो जाएगा। 2/3 इंटू 2, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा आपके पास, ऐसे आया है। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब बताने की ज़रूरत है कि ये y के इक्वल किया, ये y प्लस डेल्टा वाई, ये x जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा x पुट कर दें, एक्सपेंड किया। ठीक है जी, जो चीज़ें कट सकती थी काटी, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया। ठीक है जी, डेल्टा x से डिवाइड किया, लिमिट ले ली, तो ये एवेल्यूएट किया तो ये x की पावर 3 × x² प्लस 2 के इक्वल आ गया। कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर लग रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी ग्रिप पीछे मैथमेटिक्स पे अच्छी नहीं है, आपने पीछे ज़रूर कोई डंडी मारी है, इसलिए उसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। या मे बी ये हो सकता है कि ये पहली दफ़ा आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो समझने में ज़रा मुश्किल हो रही हो। पीछे से आपके सारे कंसेप्ट ठीक हैं, फंक्शंस, लिमिट्स, फर्स्ट ईयर का मैथ, फिर भी अगर मुश्किल हो रही है तो एक दो दफ़ा इसे पढ़ें, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए x की पावर n का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला भी बन जाएगा हमारे पास x की पावर n का। ठीक है, फिर यही फार्मूला आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको y को इक्वल कर लें x की पावर n से, तो x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा इस साइड पे। डेल्टा y किसके, ये पता है ना ये कैसे आ गया, ये ऐसे हुआ कि x को जो जब आपने डेल्टा x से रिप्लेस किया तो उधर जो दूसरा वेरिएबल था वो भी अब उसकी जगह भी y की जगह हमने y प्लस डेल्टा y पुट कर दिया, सिंपल लॉजिक। ठीक है जी, इसमें इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा जी, ये इसके इक्वल आ गया, डेल्टा y हमने फाइंड आउट कर लिया, ये y उधर ले गए, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम आपको आना चाहिए, मैंने आपको सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर तफसील से पढ़ाया हुआ है। एक भी क्वेश्चन अल्लाह का शुक्र है मिस नहीं किया, जैसे अभी इधर एक थेरी बताई, एग्जांपल्स बता रहा हूँ, वहाँ भी ऐसे ही किया था। तो अब अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट हो गया बाइनोमियल थ्योरम, वैसे तो बहुत आसान है, एक्सपेंड किया हमने, जैसे a प्लस बी को एक्सपेंड करने का फार्मूला है ना, और a प्लस बी क्यूब को इसी तरह n इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगता है। तो वो अगर नहीं याद तो 8 चैप्टर की जाके मेरी वीडियोस देख लें, जाके खुद पढ़ लें 8 चैप्टर, तो आपको ये पता चल जाएगा। ये बुक देख लें, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सिंबल्स आगे पीछे हुए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आया एक्सपेंशन के बाद माइनस, ये माइनस का साइन इधर आना था, यहाँ पर नहीं है, चलो खैर। तो अब डेल्टा वाई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एन, ये एक्स एन और ये एक्स एन कट गए, और ये देखिए हर टर्म के साथ
डेल्टा एक्स है, तो वो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, इस टर्म में से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, बाकी हर टर्म, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर डेल्टा एक्स बच गया, उससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब था, डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये आखिरी टर्म है ही डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स एन माइनस वन, क्योंकि ये डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ये डेल्टा एक्स उधर ले जाए या दोनों साइडों को समझ लें कि डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो ये इधर आ गया। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी और ये टर्म बच जाएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसके साथ डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी सबके साथ डेल्टा एक्स है जो कि जीरो हो रहा है। तो जब आप करेंगे तो ये आएगा डेरिवेटिव डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन, तो ये एक फार्मूला बन गया आपके पास कि डी एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ये आपने अपने पल्ले बांध लेना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, चलें। अब ये पॉजिटिव इंटीजर था n, और यहाँ पर n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, फिर भी यही आएगा, ये अब आपने खुद देखना है इसको, ठीक है, आंसर आपके पास वही आएगा, n पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इवन के n अगर नातिक वो हो, रैशनल हो, ये देखें q माइनस जी, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारे रैशनल नंबर उनमें से इंटीजर्स निकाल दिए, यानी कि n, चाहे n पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे n चाहे बिलोंग करे z से, n चाहे बिलोंग करे q से, और n चाहे बिलोंग करे पॉजिटिव z से, n चाहे बिलोंग करे नेगेटिव z से, z नेगेटिव से, और n चाहे इंटीजर से या रैशनल नंबरों से, या q माइनस z का क्या मतलब है, तमाम फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर्स जो कि दो p बाई क्यू की फॉर्म में लाजमी हों, p बाई क्यू की फॉर्म में जो 1 2 3 थे जिनमें सिर्फ नीचे 1 था, वो तो z से माइनस करके निकाल दिए ना हमने बीच में से, तो ये उसके लिए भी ये फार्मूला होल्ड करेगा, ठीक है, इज कॉल्ड पावर रूल, इस फार्मूले को पावर रूल कहते हैं, ये जो ऊपर आपको लिख के दिया है यहाँ पर, ये पावर रूल कहलाता है, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल आप लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। चलें, अब एक्सरसाइज शुरू हो रही है, कमर तोड़ दी है पकड़ के हमने, अगर आप ये समझ गए हैं, एग्जाम्पल समझ गए हैं, तो अब तो ये एक्सरसाइज आपको खुद करने के काबिल होना चाहिए, लेकिन मैं चलें आपकी हौसला अफजाई के लिए पहली दफ़ा आप नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये तफसील से हम ये भी देख लेते हैं इनको भी, ठीक है जी, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं थ्योरी और एग्जांपल्स अच्छी तरह करवा चुका हूँ आपको, तो लिहाजा अब ना मुझे डेरिवेटिव बताने की ज़रूरत है क्या है, और ना ये सिंबल्स मुझे बताने की ज़रूरत है, ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये क्या है, तो बस स्ट्रेट वे हम शुरू करते हैं। इसके लिए थ्योरी और एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज शुरू करें, ठीक है, सिर्फ आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मतलब समझे बगैर करने हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन थ्योरी के बगैर समझ आने ज़रा मुश्किल ही होंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन वो कह रहा है, तो बाय डेफिनेशन के लिए हम x को डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी, तो y जो है वो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट की, y को उधर ले जाके और y की वैल्यू पुट करके डेल्टा y ये एक्सपेंड कर दें, यहाँ से आप डेल्टा y इसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा x कॉमन ले लें, डिवाइड कर दें, लिमिट ले लें ज़ीरो तक, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी लिमिट, यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, चलें, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये y है,
तो y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें आप, डेल्टा वाई, ये y उधर जाएगा, और y की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा वाई आप स्क्वायर रूट x कॉमन ले लें। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अभी नहीं अप्लाई होगी। इसको ये देखें, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 उधर ले गए, ये इधर आ गया। ठीक है जी। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाया। ठीक है, ये आपने देखना है। अब ये देख लें, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा फर्क है, टेक्निक वही है, लेकिन क्वेश्चन आगे चल के स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुए, और आपने क्योंकि आपने डेल्टा एक्स लेना है और वो इधर डिवाइड करना दोनों साइडों पे। अगर आप डिवाइड ये अप्लाई किए बगैर बाइनोमियल थ्योरम डेल्टा एक्स से डिवाइड करें दोनों साइडों पे और जीरो पे लिमिट ले लें, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, लिमिट कैसे लेनी है वो तफसील से हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, और हायर टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दी, वो डेल्टा एक्स स्क्वायर और क्यूब वाली होगी, और जब डेल्टा एक्स जीरो होगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। ये 1 1 से गया, ये डेल्टा एक्स उधर जाके डिवाइड कर जाएगा, और ये आपके पास डेरिवेटिव आया। ठीक है जी। आई एम अज्यूमिंग कि आपने अच्छी तरह पीछे से चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो इट्स अ गुड टाइम के जाके आप उसे देख लें, मैंने बड़ी तफसील से वो करवाया हुआ है। अब इस केस में भी देख लें, फिर वही काम, एक्स को डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा वाई इसके इक्वल आया। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लें। ठीक है, ये एक्स की पावर माइनस हाफ वो कॉमन लेके यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लें। इस बाइनोमियल थ्योरम में हायर पावर नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि वो ज़ीरो को अप्रोच करनी है, तो हम हायर पावर नेगलेक्ट कर सकते हैं। या मेरे ख्याल में ना इसको लिमिट लेके आपको करनी चाहिए, ये थोड़ा सा मेरे से कह लें कि गलती ही हो गई है। इधर लिमिट लेते तो फिर लिखना चाहिए था, पहले आप ये वाली लिमिट ले लें ऊपर, तो फिर आप कहें कि जी कि मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ ये वैल्यूज़, और फिर आगे चलें। ये अब थोड़ा सा इशू हो गया है, तो ये अब आपने खुद रेक्टिफाई करना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि मैंने कुछ स्टेप्स मिस किए हैं, वो आपने खुद करने हैं। फिर ये वही किया, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर लिया और हायर टर्म्स निगलेक्ट कर ली। बेहतर इस पे ये है कि लिमिट अप्लाई करें, ये इससे कैंसिल करें, डेल्टा एक्स को जो है वो आप कॉमन लें, और फिर हायर वैल्यूज लिमिट लगा के निगलेक्ट करें, यानी कि ये जो लिमिट यहाँ पर अप्लाई की है ये यहीं पर अप्लाई कर दें आप, ये बस लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दें और फिर हायर वैल्यूज निगलेक्ट करें, और स्टेप्स आप पूरे कर लें अपने। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखें कि x को हमने डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा y ये आ गया, ये टर्म माइनस ये टर्म जो कि y के इक्वल है। ठीक है, x माइनस ए नेगेटिव 1 कॉमन लिया, अब इसके ऊपर फिर वो अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये हायर टर्म्स निगलेक्ट की, ये बस लिमिट इधर ले आए, लिमिट इधर ले आए, फिर उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हायर टर्म्स निगलेक्ट करें, और ये वैल्यू आपके पास आई। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि ये आप यहाँ पर ऊपर ले जाएं और फिर इसे निगलेक्ट करें, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सिंपली एक्सपेंड कर दें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये देख लें, ये था, x को डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ x को x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये y जो था वो इधर आ गया, तो डेल्टा ये x प्लस डेल्टा y हो जाएगा ना, तो y इधर आके इसमें से नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करके ये माइनस कर दें, और डेल्टा x आप यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड कर लें, या दोनों साइडों पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें,
वो कैंसल आउट हो जाएगी टर्म डेल्टा एक्स वाली, इसको 0 पे अप्रोच करवा के ये 2x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। अब ये टर्म है, इधर बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी। पहले स्टेप्स वही हैं, ठीक है, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा वो। यहाँ पर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, जस्ट ये लिमिट ऊपर ले आए, यहीं पर आप लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइडों पे, ठीक है। डेल्टा एक्स को यहाँ दोनों साइडों पर डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई कर दें, फिर इसे एक्सपेंड करें और कहें कि ये पावर्स निगलेक्ट कर दी हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और फिर ये आपको आंसर तो वही मिलेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, y के इक्वल है, y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 1/क्यूब, यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट की, y उधर ले गए, ये वैल्यू पुट कर दी, ये कॉमन ले लिया, x प्लस 4 1/3, और इसको एक्सपेंड कर दें, बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, एक्सपेंड करके डेल्टा x की हायर वैल्यूज़ निगलेक्ट हो जाएंगी, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा उधर ले जाएं, यहाँ कह दें जी कि दोनों साइडों को डेल्टा पे डिवाइड कर दिया, और लिमिट आप ले लें, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैंने एग्जांपल्स आपको बड़ी तफसील से कराई हैं, ये बड़ी तफसील से ये क्वेश्चंस करवाए हैं, ये देख लें, अब आपके सामने हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये पता नहीं इधर मैंने क्यों लिखा दोबारा, ये चाहे इसको निगलेक्ट कर दें, ये ले, ठीक है जी। वही x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई फाइंड आउट किया, इसको एक्सपेंड किया, 1 से कैंसिल हो जाएगा, हाई टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वो 0 पे जा रही हैं, और दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, और ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह है, वो 3 की जगह सिर्फ और सिर्फ जहाँ 3 था वहाँ 5 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ये आप पार्ट देख लें, 3 की जगह 5 पुट कर दें तो ये आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस जो थे, ये क्वेश्चंस बिल्कुल जो पीछे एग्जांपल्स दी हैं उनकी तरह के ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। इसका सोल्यूशन ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है, और इसको मैंने आपको करवा दिया था तफसील से, और ये मैंने आपने कहा था कि आपने खुद देखना है, ये देखें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा है, एक्सपेंडिंग x प्लस डेल्टा एक्स पावर m बाई बाइनोमियल थ्योरम। फिर मैं बता रहा हूँ पिछले चैप्टर फर्स्ट ईयर के मैं चैप्टर 8 में अगर आपने स्मार्ट कोर्स वगैरह करके उसमें डंडी मार के आए हैं तो बहुत गलत किया है, इनको ये स्मार्ट कोर्स अगर इन्होंने करवाना भी था तो मेरे पास होता ना कि जी स्मार्ट कोर्स क्या होगा, तो कम से कम मैथमेटिक्स में मैंने कहना था कि सब क्वेश्चंस और एग्जांपल्स इवन इवन छोड़ दें, हर एक्सरसाइज की आर्ड वाले ज़रूर करें, उससे कम से कम ये होना था कोई टॉपिक मिस नहीं होना था, क्वेश्चंस कम हो जाने थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह इसे देख लें, ये सोल्यूशन है इसका आपके पास, और x की पावर 40, ये पावर रूल वहाँ पर लगा कर आप कर लें, ठीक है। यहाँ ये करवाई थी तफसील के साथ एग्जांपल ऊपर, जो पावर रूल वाली एग्जांपल थी, ठीक है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड द पावर रूल, ये आपको करवाई थी। इसमें x की n की जगह क्या है, 40 है सिर्फ, ठीक है, x की जगह m की जगह 40 पुट कर दें तो ये आपके पास इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये x की पावर -100 है, तो इसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, तो m की जगह ये क्वेश्चन जो है यहाँ m की जगह आप -40 पुट कर दें, -100 पुट कर दें, तो ये आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है जी। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह के हैं ये क्वेश्चंस। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में फिर वही काम करें आप कि वाई प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा वाई पुट कर दें,
वहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। एक्स प्लस टू स्क्वेयर रूट कॉमन ले लें, ये जो टर्म आई है इसको एक्सपेंड करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये इस तरह, ठीक है। नेग्लेक्ट करें इसकी वैल्यूज़, वन वन से कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये जब आप लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन में आपके पास। चलें, बिल्कुल उसी तरह यही क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। डेल्टा वाई इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हाफ आएगा, कॉमन ले लें, इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करके ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें दोनों साइडों पे, तो इसको ज़ीरो पे अप्रोच करवा दें, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये आप ये क्वेश्चंस करने के काबिल हैं क्योंकि बाकी सब अलजबरा है। लिमिट पिछले क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में बताई थी यहाँ पर, और बाइनोमियल थ्योरम आपने 8th चैप्टर में पीछे पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अलजबरा लगा रहे हैं, बीच में सिर्फ और सिर्फ लिमिट वगैरह है और कुछ भी नया नहीं है। अलजबरा पढ़ाने में इधर आपको नहीं बैठा हुआ। मुबारक हो, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बाकी सब कुछ भी काफ़ी इजी है, और उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इसमें हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहले भी आपको काफ़ी बता चुका हूँ सॉफ्टवेयर कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक ये सिंबल ऐप का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये देखें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो ये आपको खुद ब खुद इसका सोल्यूशन बता देगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है, फर्ज करें कि ये एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो ये होगा ऐसे, उसका तरीका ये होगा, ये देखें। पहले मैं आपको इधर बता दूं फिर आपको ये समझ आएगी। एक्स स्क्वायर, एक और पेज ले लें, या चले मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डी वाई, इसे अगर वाई कह दें तो डी एक्स किसके इक्वल आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मसला ये होता है, ज्यादा ही तिरछा था तो अच्छा। सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम होती है, ये जरा सीधा ही लिखना पड़ेगा मुझे, असल में मैं बैठा थोड़ा सा तिरछा हूँ तो उस वजह से अब मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो आपको पता है कि ये एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर है, तो ये क्या होगा, डी एफ ओवर डी एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसको आप एच कर ले, एच इसलिए कर रहा हूं मैं कि सॉफ्टवेयर में कन्वीनियंस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, एच, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर था, तो उसकी जगह ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ अगर आप कहें नहीं जी मैं जरा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तो चलें, कौन सा मुश्किल था पीछे, स्क्वायर रूट टू ये था, तो चलें यहाँ पर आप क्या करेंगे फिर,
प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू, इसको वैल्यूएट कर लें सॉफ्टवेयर में। ठीक है जी, यहाँ पर हम इन्फिनिटी को ख़त्म करके ज़ीरो ले आएंगे और इसको ख़त्म करके यहाँ से मैं एच ले आऊँगा। ठीक है, ये देख लें, ये वाला एच वो ऑप्शन दे रहा था तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब ये देख लें आप, ये लें, नीचे यही आंसर आया ना। ये आप इस तरह लिमिट कैलकुलेट कर लें तो ये आपको डेरिवेटिव दे देगा। ये इसका आंसर देख लें, चलें दोनों में आपको कंपेयर करवा देता हूँ। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, हमें पता है ना कि ये लिमिट डेरिवेटिव के इक्वल होती है। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लें, क्या था x प्लस टू। हाँ जी, दोनों के आंसर सेम आए हैं। चले मैं ये नीचे आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कैसे डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, और आगे ये बहुत ज़्यादा मैंने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। जब टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो क्यों हम हाथ से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है जी, ये दोनों आप देख लें, दोनों का आंसर सेम है। तो क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के इक्वल। आप ये भी देखें कि कैसे मैंने डेल्टा को एच से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डेल्टा एक्स करना थोड़ा सा मुश्किल था या शायद होता ही नहीं है, तो उस वजह से फिर मैंने डेल्टा एक्स को एच से रिप्लेस करके अपना काम मैंने निकाल लिया। और ये आप देख लें यहाँ पर, ये डेरिवेटिव आगे चल के हम देखेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे, ये चेन रूल क्या है वो भी आएगा आगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख दें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारी। सिंबल ऐप भी आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा वो माइक्रोसॉफ्ट मैथ ऐप, मैथ सॉल्वर ऐप, वो भी आप इस्तेमाल कर लें। चलें, इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक्सरसाइज 2.1 अब एक्सरसाइज 2.2 के साथ हाजिर होंगे, और वो इतनी जल्दी, वो ज़रा जल्दी जल्दी देख लेंगे हम उसको, उसमें इतना टाइम नहीं हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि तमहीद सारी मैंने बांध दी है और अब उसमें इतना ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।